हेलो दोस्तों जैसा कि सभी साथियों को पता है, देश में सुमन लाल जी जो मुद्दा है कितना हाईलाइट मुद्दा है। हमारे देश में कुछ ऐसे टटपूंजिया नेता हैं जो अधूरा ज्ञान लेकर और राजपूतों के इतिहास पर उंगली उठाते हैं। जैसे कि राणा सांगा जी का जो विवाद पूरे देश में कितना हाईलाइट विवाद है, और आज हम हमारे बड़े भाई उपेंद्र राणा जी, जिन्होंने हमारे जो भी पूर्वज हुए हैं, चाहे महाराणा प्रताप हों, पृथ्वीराज चौहान जी हों, राणा सांगा जी हों या राजा उदय सिंह जी हों, बहुत ही इतिहास के जो बहुत ही अच्छी अच्छी रागनी गाई हैं और इतिहास का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। तो आज हम अपने बड़े भाई साहब उपेंद्र राणा जी के द्वारा राणा सांगा जी के जो और भी पूर्वज जो महान योद्धा रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि सुमन लाल जी जैसे टटपूंजिया नेताओं को यही पता नहीं है कि महाराणा सांगा जी का क्या इतिहास है, इनके पूर्वजों का क्या इतिहास है। तो भाई साहब, सबसे पहले बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पर उपस्थित मिले, क्योंकि भाई साहब जल्दी से मिल नहीं पाते हैं घर पे। तो आज हम भाई साहब के निवास स्थान पर ही आए हुए हैं और थोड़ा सा जो राणा सांगा जी के विषय में जो देश में इतना हाईलाइट मुद्दा चल रहा है, तो हमारी जो युवा जनरेशन है उनको भी हमारे महान योद्धा राणा सांगा जी के जो पूर्वज हैं उनके बारे में थोड़ा पता चले तो बड़ी खुशी होगी। थोड़ा सा बताएं अपने साथियों को। देखो, ऐसा है कि महाराणा प्रताप के नाम को तो सभी जानते हैं। महाराणा प्रताप के ही दादा हैं राणा सांगा, यानी कि उदय सिंह प्रताप के पिता हैं और राणा संग्राम सिंह उनके दादा हैं जी। अब ये जो डायनेस्टी है गोहिल राजा से चलती है। 570 में जन्मे महाराजा गोहिल गुफा में पैदा हुए, वो ऐसा इतिहासकारों का मानना है। फिर जो है उनके बाद प्रभावशाली उसी डायनेस्टी में बप्पा रावल पैदा हुए। 734 में वो गद्दी पे बैठे बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद खुम्मान सिंह, महेंद्र सिंह, शक्ति कुमार, खुम्मान सिंह द्वितीय और फिर समर सिंह। समर सिंह जो है वो हैं जो पृथ्वीराज की बहन प्रथा को ब्याहे। समझने की बात आ रही है समझ में? जी जी। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे, उस समय सम्राट थे। उनकी बहन प्रथा नाम की जो राजकुमारी थी वो महाराजा समर सिंह को ब्याही, जो बप्पा रावल के जनरेशन में। समर सिंह के रतन सिंह, जिनको पद्मनी ब्याही, समर सिंह के लड़के थे रतन सिंह। रतन सिंह के बाद महाराणा हम्मीर सिंह, क्योंकि हम्मीर सिंह ने आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन खिलजी से और उसके लड़के खिजर खां से आजाद करवाया चित्तौड़गढ़ को। तो वो महाराणा हम्मीर सिंह 1322 या 23 की बात जब की बात है। महाराणा की उपाधि पहले उन्होंने धारण करी कि महारण करके चित्तौड़गढ़ को इन आताताइयों से आजाद करवाने के आधार से महारण हुआ। महारण हुआ तो महाराणा की उपाधि धारण हम्मीर सिंह ने सबसे पहले करी, है नहीं? हम्मीर सिंह के बाद महाराणा लक्ष्मण सिंह, महाराणा क्षेत्र सिंह, महाराणा लखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के बाद महाराणा रायमल, महाराणा रायमल के बाद तब महाराणा सांगा। आगे बात समझ में? एक ही जनरेशन है ना। हाँ, ये बात हमारे सभी नए लड़कों को याद रहनी चाहिए उंगलियों में, अपने पूर्वजों के नाम और उनके जो जनरेशन, उनकी वंश बेल। तो राणा संग्राम सिंह का जो जन्म है वो 1482 को हुआ और महाराणा रायमल के तीसरे लड़के थे राणा सांगा। तो वो जो है जब शासन पे गद्दी पर राज तिलक उनका हुआ तो 1508 में उनकी गद्दी का राज तिलक हुआ। 1508 से लेके 1528 तक
महाराणा सांगा का जीवन काल है, शासन काल है। तो अब ये जो रामजी लाल वाली जो आप घटना बता रहे हो, देखो मुझे नहीं लगता कि जो ये नेतागण जो भी हैं, ज्यादातर मतलब 2-4% ही ऐसे होंगे, पूरे राष्ट्र के नेताओं को मैं जिम्मेदारी से चुनौती पूर्वक बात कहता हूं कि इन्हें पढ़ने लिखने का मुश्किल से शायद ही समय मिलता हो। इन्हें इतिहास के बारे में इतनी गहराई से नॉलेज नहीं है। इन्हें राजनीतिक नॉलेज है कि भाई उस पार्टी के इतने जनप्रतिनिधि हैं, वो पार्टी वहां वर्चस्व ज्यादा, उस क्षेत्र में हमारा वर्चस्व ज्यादा, और अब की बार ऐसे करनी है, अब की बार इतने कैंडिडेटों को टिकट देना। इनकी तो यही तो राजनीति है। इतिहास से तो ये कोसों दूर है। राणा संग्राम सिंह के लिए जो टिप्पणी भरतल उसने जो उनके अपमान में करी है और सदन में खड़े होकर करी है, ये बिल्कुल तय है कि तुम्हें जानकारी तो है ही नहीं फिर महाराणा संग्राम सिंह के बारे में, कि तुम उन्हें गद्दार बता रहे हो, तुम उन्हें गद्दारों की औलाद हिंदुओं को बता रहे हो, ऐसे ही तो कह रहा हो ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी बात वो ये कहता है, उस मूर्ख को यही पता नहीं है कि इब्राहिम लोदी को जो दिल्ली का शासक है उसे हराने के लिए महाराणा संग्राम सिंह ने बाबर को आमंत्रित करा। ये बयान दिया ना उसने। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। महाराणा सांगा की तुम्हें एक टेक्निकल बात बताऊं, कुछ बुद्धि से काम लो, कुछ तर्क लड़ाओ इस चीज से। 1517 में इब्राहिम लोदी की राणा सांगा की जंग हुई। कहां हुई? खटोली के मैदान में। परास्त करा और हाथ जोड़ के घुटने टेक के भागा इब्राहिम लोदी। 1517 की घटना है। अगले साल 1518 में फिर जो है राणा सांगा से उलझने के लिए आया हूं। उसे अपनी दिल्ली की सत्ता का गुरूर, राणा सांगा को अपने मेवाड़ का गुरूर। क्योंकि राणा सांगा छोटे मोटे राजा नहीं है, आगरा तक उनके शासन की सीमा लगाई उस दौरान जो, और पूरे मेवाड़ में गुजरात होके और आगरा तक उनकी सीमा ही। तो अगले साल वो फिर उलझने को आया राणा सांगा से। 1518 में फिर रगड़ा महाराणा सांगा ने, फिर तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना देकर राणा सांगा ने छोड़ा हो। 2 बार जिसके गाल कूट दिए हों। बाबर तो 1524 में इक्का दुक्का हमला करने के लिए भारत में एंट्री करी है उसने। 1524 में 7 वर्ष बाद, 17 से 24 तक तो 7 वर्ष हो गए ना जी, और 18 से लगाओगे तो 6 वर्ष हो गए। तो 6 वर्ष के बाद आया बाबर। उससे पहले तो 2 बार इब्राहिम लोदी को महाराणा संग्राम सिंह कूट के भगा चुके और हाथ पांव जुड़वा के माफीनामा भी हो गया। तो उसे तिबारा पीटने के लिए राणा सांगा आमंत्रित उसे क्यों करेंगे? वो बेघर आदमी। बाबर फरगाना समरकंद में है, आज भी है, और वहां से उसको बहिष्कार करके उसी के परिवारजनों ने इसे भगाया। इसने खुद उस समय काबुल में शरण ले रखी ही। तो उस समय सहायता की राणा सांगा को जरूरत थी या बाबर को जरूरत थी? पहले तो युद्ध तर्क करना चाहिए। तू बेघर है, राणा सांगा अपने घर में है और पावरफुल है, तू पावरलेस है, तो सहायता की आवश्यकता पहली बात तब पड़ी किसे? और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा आमंत्रित उसे क्यों करेंगे जिसे 2 बार वो पहले ही कूट चुके हैं? ये ऐसा नहीं है। ये जो है 1525 में सूचना पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने, जो इब्राहिम लोदी का ही रिलेटिव है, उसने बाबर को भेजी कि आप हमारी सहायता करो और हमारे साथ मिलकर इब्राहिम को हरवाओ। हम दिल्ली के शासन पे आमादा होना चाह रहे हैं, इसलिए हमें आपकी सहायता की जरूरत है। तो उन्होंने सोची ये बात कि ये तो लूटपाट करके थोड़ा बहुत चला जाएगा, लेकिन हमारा साथ दे जाएगा। उन्होंने आमंत्रित करा। ये डॉक्यूमेंट्री मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि जितने भी इतिहासकार सुन रहे हो इस वीडियो, या जितने भी सज्जन सुन रहे हो विद्वान, वो इस चीज को निखारी कर लें। गूगल मत करो, गूगल पे झूठी भी बात हो सकती है, सच्ची भी बात हो सकती है। ये यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं ये कोई बेफिजूल की नहीं है। ऑथेंटिक राइटरों की आप बुक पढ़ो। उदयपुर राज्य का इतिहास पढ़ो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा की बुक है, ऑथेंटिक है। राजस्थान की गोपीनाथ शर्मा का इतिहास पढ़ो, मेवाड़ का, ऑथेंटिक है। और आरसी मजूमदार का मध्यकाल का भारत पढ़ो, ऑथेंटिक है। किसी भी बुक्स में मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें 15 राइटरों के नाम गिना सकता हूं, लेकिन किसी ने भी इस बात का समर्थन भारतीय इतिहासकार ने नहीं करा कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित करा। लेकिन
कुछ जो बाबर की संतान है भाई भरत जी, अब समस्या यही तो है, जो बाबर के हमदर्दी हैं, जो महिमा मंडन करने वाले हैं, वो बाबर की संतानों का उनमें असर जरूर है कुछ ना कुछ। तो उन्होंने बाबर नामा को कोट करा है कि भाई बाबर नामा में ये बात लिखी है कि राणा सांगा की सूचना हम पे आई, लेकिन राणा सांगा ने, जब हम दिल्ली पर आक्रमण करने आए तो राणा सांगा हमारे साथ नहीं लड़े, ऐसे करके बाबर ने आरोप लगा कि ये लाइन उसमें कमेंट उसमें है, उसमें लाइन। लेकिन उन बेवकूफों से पूछो कि 1000 बुक्स हैं, तुम्हें एक बाबर नामा ही एक गवाह में ये चीज मिली है, तुम्हें 999 बुक्स जो वे बेकार है। और बाबर नामा ही क्यों तुमने पढ़ना उचित समझा? बाबर नामा को सही मानना ही क्यों उचित समझो? यदि तुम उचित मानते बाबर नामा को, तुम भी उचित नहीं मानोगे जितने पढ़ रहे हैं। अगर बाबर नामा को उचित मानते तो बाबर नामा में ही है कि अयोध्या का मंदिर हमने अपने सेनापति मीर बांकी के द्वारा तोड़वाया। वहां क्यों न मान रहे? वो क्यों कोर्ट से जो लड़ भर कर जीते हैं जो लोग, वहां भी तो मानो। फिर ये बाबर की औलाद ऐसी है। और रही बात ये कि बिल्कुल मतलब ऑथेंटिसिटी से मैं कह रहा हूं आपकी वीडियो के सामने कि हमारा और आपका और इनका जो बक रहे हैं, जो आधुनिक बाबर की औलाद बन रहे हैं, उनका डीएनए या उनका संबंध हमारे पुरखे राणा सांगा से तो निकल सके एक बार को, लेकिन बाबर से या औरंगजेब से कभी नहीं निकल सकता। चुनौतीपूर्ण बात है। तो ऐसे देखो, कहने के लिए कोई कुछ भी कहते, सब आजाद हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है, सब कोई कुछ भी कह सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन तुम तार्किक आधार पर सोर्स तो बताओ, किस में लिखी है ये बात, जब तो पता चलेगी। ऐसा तो गलबजी कोई भी कर दे। अब उसने कर दी, हालांकि उसने राजनीतिक प्रेरणा के तहत ये बात जो ना राजनीति में एक इतिहास के नायक को खसेड़ा है, कोई राजनीतिक पहलू के तहत। अब उन्हें लाभ हो तो गया, इस बात से हाईलाइट हो गया तो खुद। और एक दूसरी बात यह है कि ये दिखा दे कि हम ऐसे बदतमीज हो सकते हैं, इतने भारी बदतमीज हैं हम लोग के राष्ट्रीय जो नायक हैं हमारे, उन्हें ना मान के हम विदेशी विधर्मियों को नायक मान रहे हैं, उन्हें महिमा मंडन कर रहे हैं। तो ये बात तो प्रमाणित होगी ना। अब कौन ठीक है अपनी जगह, कौन गलत है, ये सब विद्वान जाना है इस बात। तो ये बात आपकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, उनको क्या लगता है कि भाई राजपूतों के वोट की आवश्यकता नहीं है? भाई मेरे को तो यही महसूस होता है। यदि मुखिया अखिलेश यादव जी को ये पता है कि भाई इन्होंने बिल्कुल गलत टिप्पणी की है, तो उसमें माफी मांगने में क्या दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं लालजी सुमन को पीछे से समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट है, और जिससे देश में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी समय है भाई, 12 तारीख को जयंती है, समय रहते लालजी सुमन जी को, जो भी राजपूत समाज है, राजपूत समाज के सामने माफी मांग लें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई साहब के द्वारा हमने राणा सांगा जी के और भी पूर्वजों के बारे में, भाई मोस्टली हम सभी लोग देखते हैं, हम चाहे प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 में एडमिशन क्यों ना लें, हमें सबसे पहले महाराणा प्रताप जी की मूर्ति दिखाई देती है। तो महाराणा प्रताप जी से भी ऊपर जो हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं, तो भाई इनका तो ये पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास रहा है, बहुत ही महान योद्धा रहे हैं, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। एक बार साइड से रोक दे। तो दोस्तों, भाई साहब से पहले भी कई बार मुलाकात हुई है, आना जाना रहता है, तो बहुत खुशी हुई महाराणा सांगा जी के और भी पूर्वजों के बारे में जानकर, क्योंकि जब तक हम भाई अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो किसी के साथ तर्क वितर्क नहीं करेंगे, पूरी तरह से तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे। और ये ही सुमन लाल जी के अंदर कमी है कि भाई उन्होंने कहीं से एक छोटी मोटी लाइन देख ली और उसी पर संसद में टिप्पणी कर दी। तो अभी भी समय है, माफी मांग लें। और आप देख सकते हैं भाई साहब के जो YouTube पे चैनल है, ये सिल्वर बटन मिला हुआ है,
उपेंद्र राणा जी के नाम से चैनल है। और ये बहुत ही, जितने भी फेमस आप देखेंगे ना, लोड पड़े हथियारों की, ठाकुर कौम बड़ी मर्दानी, राजपूत योद्धा, जितने भी आप देख सकते हैं भाई, राजपूतों का तो इतिहास ही ये रहा भाई। कहीं भी ऐसा आप नहीं दिखा सकते। राजपूत कभी भी किसी को पहले से नहीं छेड़ता है, और यदि आप ललकारोगे तो फिर आप अच्छे रिजल्ट की कामना भी ना करें। तो बड़ी खुशी हुई भाई साहब आपके द्वारा जो इतनी सारी चीजों का ज्ञान मिला। और आप भैया थोड़ा इधर आके बताएं कहाँ से मुलाकात के लिए आए हैं, थोड़ा बताएं कैमरे पे, अपना नाम इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा। राम राम सारे भैया ने। भैया मैं 84 मैन प्रवेश द्वार खटाने से हूँ भैया। जय माँ भवानी, जय महारानी। धन्यवाद दोस्तों।